Good afternoon. Good afternoon, everybody. Am I audible? Good afternoon, class. Am I audible? Yes, sir. Okay. कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड मुझे लग रहा है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेरी वॉइस तो जा रही है, शायद आप लोग की वॉइस मुझ तक नहीं पहुंच रही है। स्पीकर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अगर कुछ क्वेरी हो तो आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है। शायद वो वॉइस मेरे तक उतनी पहुंच नहीं रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लबिंग ऑफ इनकम, रिवाइज कर रहे हैं। तो अच्छा, आप लोग चैट बॉक्स में अटेंडेंस दे दीजिएगा। क्लबिंग ऑफ इनकम में जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि कब आप, जैसे कि आपका बताया गया था कि भाई जो भी क्लबिंग ऑफ इनकम राइजिंग टू स्पाउस, ठीक है, वहां पर जैसे मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या देखना है। फर्स्ट क्या होगा आपका कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं। दूसरी चीज, जो भी स्पाउस है उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा होगा, और और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। तीन चीजें मैंने बता दी। इनकम बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन फ्रॉम कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। दूसरी चीज रेम्यूनरेशन इन कैश और काइंड, रेम्यूनरेशन कैश के में या किसी कोई काइंड के फॉर्म में, मतलब कोई भी आपको मिल रहा है उधर ऑर्गेनाइजेशन से, कंसर्न से, तो बिल्कुल वो आपकी इनकम की जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या थी, clubbing provision will not apply where remuneration is received on account of technical professional qualification। मतलब अगर टेक्निकल प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन है स्पाउस के पास और वो उसकी वजह से उसको वो रेम्यूनरेशन या वो सैलरी मिल रही है, तो बिल्कुल भी आपको क्लब नहीं करना है। क्लब कब करना है, जब विदाउट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है स्पाउस को, उस कंडीशन में ही आपको उसकी इनकम क्लब को क्लब करना है, ठीक है। जहां पे मैंने और उसके बाद हम लोग ने बात की थी अ, जब हस्बैंड वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उस केस में क्या, ठीक है। बोथ हस्बैंड have substantial interest in a concern, where both husband and wife have substantial interest in a concern and both are in receipt of income by way of salary, ठीक है। From the said concern, such income will be includable in hands of that spouse, ठीक है, whose total income excluding such इनकम इज हायर। मतलब अभी आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि किसकी इनकम ज्यादा है स्पाउस के। सपोज जो है हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स, नीचे मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर एक्स एंड मिसेस, हस्बैंड वाइफ है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में कैसे है। सपोज इनके पास 10 कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। और जो है इनका जो मिस्टर एक्स के पास 10% इक्विटी शेयर्स है और मिसेस एक्स के पास 10% इक्विटी शेयर्स है। तो दोनों का अगर मैं ऐड कर दूं तो 20% हो जाता है इक्विटी शेयर्स, यानी कि दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अभी क्या करना है, अभी सपोज दोनों एक ही इनकम, सपोज अदर इनकम,
ठीक है, यहाँ के जो ये ऑर्गेनाइजेशन है XYZ लिमिटेड जो है, यहाँ की इनकम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी कुछ मिल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अदर इनकम की। ठीक है, तो अदर इनकम में अगर सपोज मिस्टर एक्स की अदर इनकम है 3,50,000 और मिसेस एक्स की अदर इनकम है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए ये अदर इनकम। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है भाई, ये दोनों को रेम्युनरेशन मिल रहा है, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है XYZ लिमिटेड, इनकी तरफ से इनको रेम्युनरेशन मिल रहा है विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। मैं भी पूछती हम लोग जवाब ही नहीं देते। उनको जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो मिल रहा है बहुत डिटेल में मिल रहा है बेचारे 1 लाख पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड लेके आए थे, पता है अपने घर। मिसेस एक्स को मिल रहा है नोएडा में रहते हैं, 1 लाख। लखनऊ आए थे व्हाइट बोर्ड लेने। ठीक है, ये दोनों रेम्युनरेशन मिल रहा है, ये नहीं एक्स का पता हो था, गया। लेकिन यहाँ और रखा था लखनऊ वाले घर पे। मैं सोच रही हूँ नोएडा में अभी रहते ये इनकम किसकी इनकम में, ये इनकम किसके अकाउंट में टैक्सेबल होगी, अभी प्रॉब्लम ये है। आरुषि म्यूट करो अपना। एक सेकंड मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ अभी बताओ, हाँ अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है। है ऐसा कुछ? सॉरी, मुझ तक वॉइस पहुंच नहीं रही है, तो इस वजह से मुझे लगा शायद कोई कुछ बोल रहा है। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या है, मिस्टर एक्स मिसेस एक्स 10% इनके पास प्रॉफिट, इनके पास शेयर का प्रॉफिट है, या फिर आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, अभी दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब बताया है कि आप इंडिविजुअल एक भी एसएससी का नहीं देखोगे प्रॉफिट शेयरिंग या फिर इक्विटी शेयर्स, आप देखोगे कि एसएससी और उसके जो भी रिलेटिव्स है उनका सबका मिलाकर कितना जो है वो पार्टिसिपेशन है, कितना उनके पास शेयर है। ठीक है, तो अभी जैसे रिलेटिव से मैंने बताया था, रिलेटिव में आते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, इंडिविजुअल रिलेटिव क्या आते हैं, husband, wife, brother, sister, linear ascendant and descendant of that individual। ठीक है, तो वो सारे लोग इसमें आ जाएंगे, तो आपको उनको देखना है कि उनका कितना पार्ट है, या कितना प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज है, या फिर कितना इक्विटी शेयर्स है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड वाइफ का देखा, दोनों का 10% इक्विटी शेयर्स है दोनों के पास, यानी टोटल मिला के 20%, तो मिनिमम 20% होना चाहिए, तब आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। अभी 20% मिलने के बाद अभी हमको देखना है कि भाई उनकी अदर इनकम किसकी ज्यादा है। इनको रेम्युनरेशन कितना मिल रहा है, मिस्टर एक्स को 1,50,000, मिसेस एक्स को 1 लाख। अभी मुझे देखना है कि भाई अदर इनकम, इस इनकम के अलावा ये जो इनकम मिल रही है 1,50,000 एंड 1 लाख, मेरे ख्याल से आपको लोग को बोर्ड तो दिख रहा होगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो भी 1,50,000 और ये 1 लाख, ये दोनों को किसकी इनकम में इंक्लूड करेंगे, कहां पर ये इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जो अदर इनकम है इनकी एक्स और वाई की, वो वहां पर देखना है किसकी इनकम हायर है, किसकी इनकम ज्यादा है। जैसे कि एक्स की इनकम 3,50,000 है और मिसेस एक्स की इनकम है 4 लाख, तो मिसेस एक्स की इनकम हायर है, ज्यादा है, तो आप इनकी इनकम में इंक्लूड करोगे। तो अगर मैं एक्स के लिए बताऊं, मिस्टर एक्स के लिए जो टैक्सेबल इनकम है वो होगी 3,50,000 जो इनकी इनकम है, और मिसेस एक्स के लिए कितनी टैक्सेबल होगी, 4 लाख रुपए जो इनकी अदर इनकम है वो तो होगी ही होगी, साथ साथ में इनके पास ये 1,50,000 जो एक्स की है और 1 लाख जो मिसेज एक्स की, ये पूरा ऐड करने के बाद 6,50,000 इनकी ये टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन? एक सेकंड। 1,50,000 एंड 1 लाख ये कौन सी इनकम है? अगर वो अदर इनकम है तो ये वाली कौन सी इनकम है? 1,50,000 एंड 1 लाख। ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है XYZ जो कंपनी है, वहां से इन दोनों को रेम्युनरेशन मिल रहा है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन।
जहां पर इन दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, सर रिलेटिव एंड अगर ये स्पाउस के केस पे दोनों ऐड हो जाते हैं, अगर कम होते हैं 20% से, अगर दोनों के पास Add हो- होते हैं, अगर 20% से कम होता है इनके पास तो तब की बात करेंगे। 20% से कम है और दोनों के पास सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। अगर Voting 20% से कम होगा तो कैसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? सर इसमें तो यही लिखा है कि 10% एंड 10%, फिर इसको प्लस करके 20%। हाँ, तो यहाँ 20% हो गया ना, तो इसका मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दोनों का है। एक मैंने पहले बताया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होगा, जब सबका मिलाकर एग्रीगेट 20% आपका पार्ट जो है प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज या फिर इक्विटी शेयर, सबका मिलाकर एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअली Yes, sir. सबके पास 20% नहीं होना चाहिए। अगर इंडिविजुअली है तब तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मगर अगर मैं रिलेटिव की बात करूं तो सबका हम ऐड करेंगे, जितना भी उनके पास शेयर होगा उनके पास ऐड करने के बाद अगर 20% है तो उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया जरूरी है कि कि मिस्टर एक्स रिलेटिव एंड हो या मिसेस कोई एक्स। भी स्पाउस हो, हाँ उसमें नहीं, वो ये जरूरी है कि मतलब मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, अगर ये रिलेटिव होते हैं, इन अगर ये स्पाउस ना होते, कोई और भी होते रिलेटिव, तो उसमें जरूरी है कि दोनों एक ही कंपनी में शेयर्स हो या मतलब काम कर बिल्कुल। रहे हो। अगर एक ही कंपनी नहीं काम कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सब्सटेंशियल देखो, सबसे पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना है कि सबका मिलाकर रिलेटिव्स का मिलाकर 20% उस असेसी के पास शेयर है कि नहीं। ठीक है, सब्सटेंशियल वो रेम्युनरेशन की बात तो बाद में आती है। सबसे पहला स्टेप है आपको कि ये चेक करना है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं। ठीक है, सपोज ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, ठीक है, ऐसे सबके पास 5% मिला के 20% हो जाता है, तो उन सब का सब्सटेंशियल होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सभी का होगा जितने भी रिलेटिव्स है, क्योंकि सबका एग्री जो भी शेयर की वैल्यू है या शेयर मार्केट शेयरिंग जो परसेंटेज है वो 20%। अभी क्लियर हुआ? यस। एक सेकंड। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन फिर से दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मिस्टर ए होल्ड्स शेयर कैरिंग 25% वोटिंग पावर, ठीक है, खैर इसमें तो एक ही के पास है तो ये तो क्लियर है। ये क्वेश्चन वैसे हम लोग एक बार कर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। मिस्टर ए होल्ड्स शेयर कैरिंग 20% वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड। मिसेस ए is working as a computer software programmer in X Limited at a salary of 1,000 per month. C is however not qualified for the job. ठीक है, दो तीन चीजें, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर कि जो वोटिंग पावर है, जो इक्विटी शेयर्स है, वो मिनिमम 20% होना चाहिए इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव का मिलाकर, वो भी चाहे वाइफ हो गई या फिर जो है ब्रदर सिस्टर, ठीक है, फादर, उनका भी अगर मिला दिया जाए, अगर 20% सबका मिलाकर भी वोटिंग पावर है या इक्विटी शेयर्स है, तो उस कंडीशन ही उस इंडिविजुअल का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन।
अभी क्या है ना, यहाँ पर क्या देखते हैं कि भाई अभी लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए क्या करेंगे कि भाई सबके नाम से अलग अलग नाम से वो जो है शेयर्स ले लेते हैं। तो अभी पता लगा खर्च तो उसी ने किया, पैसे तो उसी ने दिए, लेकिन वो अलग अलग कई रिलेटिव्स के नाम से ले लिया, तो इससे क्या हुआ, उसके टैक्स बच गया। लेकिन इसको इसको इस जो भी लूप होल था, इसको जो प्रॉब्लम थी, इसको सही करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में ये एक्ट लेके आए कि भाई अगर रिलेटिव के पास भी वो शेयर हैं तो वो उस इंडिविजुअल का मान के सारे जितने भी जो है इक्विटी शेयर्स है या वोटिंग पावर है, सबको ऐड करने के बाद जो एग्रीगेट वैल्यू होगी, जो एग्रीगेट मार्केट जो इक्विटी शेयर होगा, उसको हम मानेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, और अगर वो 20% या उससे ज्यादा है तब आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो क्वेश्चन में सीधा सीधा 25% है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है, और इनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है। मिसेस एक्स जो है, मिसेस ए जो है, जो जो है मिसेस एक्स इज वर्किंग एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 30,000, 30,000 रुपए पर मंथ इनको मिल रहा है। सी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। द अदर इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स आर 7 लाख एंड 4 लाख। तो जो अदर इनकम है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से जो मिल रहा है रेम्युनरेशन, जो सैलरी मिल रही है, उसके अलावा जो दूसरे जो इनकम सोर्सेज है, उधर से जो इनकम मिल रही है, जैसे इनकम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऐसा कुछ जो अदर जो इनकम है, उधर से इनकी जो इनकम आ रही है, वो मिस्टर ए की 7 लाख 7 लाख रुपए और मिसेज ए की 4 लाख रुपए। ठीक है, देखते हैं इधर मिस्टर मिस्टर ए, इनकी अदर इनकम की बात करें तो ये है 7 लाख, और मिसेस ए इनकी अदर इनकम 4 लाख, 4 लाख। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसका है। ये तो साफ है, क्लियर है, इनके पास 25% वोटिंग पावर है, तो पूरा सब्सटेंशियल इन्हीं का है, इन्हीं का है, मिस्टर ए का है। अभी मुझे देखना है मिसेस ए को। मिसेस ए के जो कितनी मिल रही है सैलरी, ये तो इनकी अदर इनकम है। ठीक है, इसका इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी ये तो इन्हीं के लिए टैक्सेबल होगा भाई, 4 लाख रुपए जो इनकी अदर इनकम है, ये तो मिसेस ए के लिए ही टैक्सेबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जो ये 30,000 रुपए पर मंथ इनको इस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है। ठीक है, एक्स लिमिटेड, जो एक्स लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से जो इनकी इनकम आ रही है 30,000 रुपए पर मंथ, यानी कि करीब 3,60,000 रुपीज। ठीक है, ये पैसे कहाँ पर टैक्सेबल होंगे, क्योंकि मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, और मिसेस ए के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो आप क्या करोगे, 7 लाख, ये तो मिस्टर ए के लिए टैक्सेबल है ही है, साथ में जो इनके पास 3,60,000 ये इनकम, ये पूरा टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह देना वो भी दिया जाता है। ठीक है, वो तो बाद में की बात है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो टैक्सेबल जो इनकम होगा, वो 7 लाख रुपए जो अदर इनकम है वो तो हो गई होगा, साथ में 3,60,000 रुपए, 3,60,000 जो कि इनको मिल रहा है, मिसेस ए को मिल रहा है जो है सैलरी रेम्यूनरेशन, वो भी मिस्टर ए के अकाउंट में ही टैक्सेबल। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस ए वाज क्वालिफाइड। तो बिल्कुल भाई डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर जो है एक सेकंड, हाँ, अगर जो है, अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है, मिसेस ए जो है उनके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड है, जॉब के लिए क्वालिफाइड है, तो बिल्कुल उनके अकाउंट में ही टैक्सेबल होगा वो अमाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बी होल्ड्स shares carrying 30% voting power in Y Limited. Mrs. B is working as an accountant.
देखिए आप लोग टाइम पे आ जाया करो यार, ये बार-बार आना जाना मत लगाया करो, इससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है? जैसे भी क्लास अगर 12 बजे स्टार्ट हो रही है तो मैक्सिमम यार 10 मिनट में तो आ जाया करो, इससे ज़्यादा फिर अलाउ नहीं कर दूँगा मैं। ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पर बार-बार जो है को एक्सेप्ट करो, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर बी होल्ड शेयर्स कैरिंग 30% वोटिंग पावर इन वाई लिमिटेड. Mrs. B is working as an accountant in Y Limited, getting income under the head salary computed of 3,44,000 without any qualification in accountancy. ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई भाई अभी इनका साफ साफ दिख रहा है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बी का, और मिसेस बी जो है एज ए अकाउंटेंट उधर वर्क कर रही है और उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे ख्याल से, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, दिख रहा है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है 30% है, इनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इनको सैलरी मिल रही है, बिल्कुल आप ऐड करोगे, ठीक है, क्लब की जाएगी। ठीक है, अभी कुछ प्रोविजंस है वो देखते हैं। Income arising to the spouse from an asset transferred without adequate consideration. अभी स्पाउस की अभी तक क्या बात कर रहे थे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बाद जो दूसरा प्रोविजन है, मतलब अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा तो वो सारी चीजें, अभी अगर असेट ट्रांसफर की जा रही है स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, तो उस केस में क्या करना होता है, ठीक है? वो देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, where there is a transfer of asset other than house property directly or indirectly from one spouse to other without adequate consideration or otherwise then in connection with an agreement to live apart or any arising to the transferee spouse from the transferred asset either directly or indirectly shall be included in the total income of transferor from the spouse. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, जो भी अगर कोई असेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है स्पाउस को, और दूसरी चीज क्या है, वहां पर कोई लीव अपार्ट मतलब कि डिवोर्स वगैरह के केस में या उस एग्रीमेंट डिवोर्स में जो भी एग्रीमेंट हो रहा है उसकी वजह से उनको वो असेट ट्रांसफर की जा रही है, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अगर कोई भी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी भी कोई असेट है, अगर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उस असेट से जो भी इनकम जनरेट होगी, उस असेट से जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी ट्रांसफरर के अकाउंट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कोई लीव अपार्ट का केस तो नहीं है, या फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है? सॉरी, एडिक्वेट कंसीडरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये दो चीजें यहाँ पर। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के केस में क्या करेंगे, इन द देखो यहाँ पर क्या है, सेक्शन अलग हो गया है, बाकी चीजें वही है, प्रोविजन वही है, बस यहाँ पे सेक्शन इन्होंने अलग अलग किया हाउस प्रॉपर्टी के केस में। इन द केस ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी द प्रोविजन आर कंटेन्ड इन सेक्शन 27, ठीक है? और अदर देन हाउस प्रॉपर्टी वो आ रहा है सेक्शन 64(1), ठीक है? तो ये आ रहा है आपका सेक्शन 27 में। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर्स अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस विदाउट adequate consideration or otherwise then in connection with agreement to live apart, सेम वही चीजें हैं, वही सेम लाइन है, live apart, the transferor shall be deemed to be owner of house property and its annual value will be taxed in his, तो सेम वही चीजें हैं, मगर वो बस सेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर वही चीज है, आपको स्पाउस के केस में अगर आप स्पाउस को कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं विद एन एग्रीमेंट, सॉरी, without adequate consideration otherwise then in connection with agreement to live apart, ठीक है? तो किसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर के अकाउंट में टैक्सेबल। Income from accretion of transferred asset, it may be noted that any income from the accretion of transferred asset is not to be clubbed with
income of the transferor, the income arising to transferred asset alone have to be clubbed. मतलब जो मतलब ऐसा नहीं सब मिलाकर आपने असेट, कई असेट है उनसे जो इनकम मिल रही है फिर उसको क्लब कर दिया, नहीं, हर जो भी असेट आपने ट्रांसफर की हुई है उससे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो अलोन मतलब इंडिविजुअली हर एक असेट का इनकम जो है वो क्लब की जाएगी, अलोन हैव टू बी क्लब। हाउएवर द इनकम अर्न्ड बाय इन्वेस्टिंग सच इनकम कैन नॉट बी क्लब्ड। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो भी उस असेट से जो इनकम आपको मिली है उस इनकम से अगर आप फिर इनकम मतलब सपोज मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ठीक है, रिलेटिव को, उसके पास उसने उससे उसको रेंट मिला तो बिल्कुल वो टैक्सेबल होगा, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन मैंने ट्रांसफर की और जो है उसने क्या किया, उस वहां से उसको रेंट मिला, ठीक है, वो मेरे अकाउंट में टैक्सेबल होगा, लेकिन वो जो रेंट मिल रहा है उसने उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो वहां से जो भी रिटर्न निकल के आएगा वो मेरे अकाउंट में नहीं, वो किसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा, जो भी जिसके पास वो हाउस प्रॉपर्टी है, जिसके पास वो असेट है जो रिलेटिव होगा मेरा, उसके अकाउंट में वो टैक्सेबल है, ठीक है। ट्रांसफर्ड, अच्छा हम लोग कुछ ज्यादा डेप्थ में पढ़ रहे हैं, वैसे इतनी आप लोग को जरूरत है नहीं, थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा कंफ्यूजिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये सीए लेवल का है, ठीक है, तो इधर थोड़ा सा मतलब आपके लेवल से थोड़ा सा हाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना हम लोग को वैसे डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि खैर हम लोग के पास टाइम है अभी बहुत, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे तो सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। Mr. Vaibhav started a proprietary business on 1st April 2018 with a capital of 5 lakh। तो मिस्टर वैभव जो है ये स्टार्ट किया इन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को। ही इनकर्ड ए लॉस 2 लाख रुपीस ड्यूरिंग द ईयर 18-19। तो भी इनको लॉस हो गया, जो मतलब स्टार्ट किया बिजनेस वो पहले ही साल इनको लॉस हो गया, कितने 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अभी क्या टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन हिज वाइफ मिसेस वैष्णव, अच्छा वैभव ही होगा, ये गलती से गलत लिखा हुआ, his wife Mrs. Vaibhav, a software engineer, gave a gift of rupees 5 lakh on 1st April 2019, which was immediately invested in the business of Mr. Vaibhav, ठीक है। अभी क्या हो गया, मिसेस वैभव जो थी इन्होंने ये जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए वैभव के बिजनेस में, गिफ्ट किया उनको, ठीक है। He earned a profit of rupees 4 lakh during the year 2019-20. Compute the income to be clubbed in hands of Mrs. Vaibhav for the assessment year 2020-21. If Mrs. Vaibhav gave the said amount as a loan, what would be amount to be clubbed? ठीक है, चलो देखते हैं फिर इसमें क्या कर सकते हैं। अभी देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कैपिटल देखना है, कैपिटल किसका है, ठीक है। कैपिटल एज ऑन 1st अप्रैल 2019। तो अभी मैं अगर वैभव की बात करूं तो इनके पास जो है 5 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया था 18 में, 2018 में, मगर इनको लॉस हो गया जिसकी वजह से 2 लाख रुपए का, तो अभी इनके कैपिटल कितना बचा हुआ है, 3 लाख रुपए, ठीक है। 1st अप्रैल 19 की अगर मैं बात करूं तो इनका इतना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिसेस वैभव की, तो इनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है आउट ऑफ गिफ्ट फ्रॉम जो है वो है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस, ठीक है। और टोटल जो कैपिटल हो गया वो 8 लाख रुपए। अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 टू बी
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 4 लाख रुपीस, हाँ 4 लाख रुपए। तो इन्होंने क्या किया है, कैपिटल के हिसाब से, कैपिटल के अकॉर्डिंग जितना जिसका कैपिटल है उस रेशियो में इन्होंने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर 4 लाख रुपए है और उसमें से मिस्टर वैभव को कैपिटल कितना कितना टोटल कैपिटल में वैभव का पार्ट कितना है 3/8। ठीक है, उसी तरह अगर मैं मिसेस वैभव की बात करूं तो इनका जो है, इन्होंने क्योंकि 5 लाख रुपए है तो 5/8, तो इन्होंने उसी रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया। इस रेशियो में डिवाइड करने के बाद जो मिस्टर वैभव है उनके पास जो इनकम आ रही है 1,50,000 और जो मिसेस वैभव है इनके पास 2,50,000, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपीस। खैर इसमें तो ऐसा कुछ क्लबिंग वाला तो था नहीं। देयरफॉर द इनकम टू बी क्लब इन हैंड्स ऑफ मिसेस वैभव फॉर द असेसमेंट ईयर 2,50,000। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर मिसेस वैभव जो है उनकी इनकम में कितनी इनकम जोड़ी जाएगी, 2.5 लाख रुपए जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने इनका कैपिटल जो है जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, जिस जो कैपिटल में जो इन्होंने इन्वेस्ट किया होता, जो कैपिटल रेशियो इनका था, तो उस रेशियो में उस जो है इनको जो है प्रॉफिट भी मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो वही 2.5 लाख रुपए इनकी जो भी टोटल इनकम थी उसमें वो आप क्लब कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो किसके अकाउंट में टैक्सेबल है, मिसेस जो भी वैभव है उन्हीं के अकाउंट में ये इतना टैक्सेबल होगा। ठीक है, सर ये थोड़ा सा हटके था, उसमें वैसा कुछ नहीं था। तो 4 लाख कहाँ से आया? सो 4 लाख का रेशियो कैसे निकाला? 3/8। हाँ बताओ। तो इसमें 4 लाख इनटू 3/8 ये सर कैसे आया? 4 लाख यहाँ पे कैसे कंसिडर किया गया है? 4 लाख देखो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में, हाँ ये ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द 1920। आपको यही बताना है ना कि 4 लाख रुपए किसके अकाउंट में टैक्सेबल है, क्वेश्चन तो यही है ना। अभी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसमें देखो क्या होता है, मिस्टर वैभव जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 18 को, उनको फर्स्ट ईयर लॉस होता है 2 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनकी वाइफ ने इनको 5 लाख रुपए गिफ्ट किया, जो कि इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी इनको दूसरे साल इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा कितना, 4 लाख रुपए। अब वो 4 लाख रुपए किसके अकाउंट में टैक्सेबल होगा ये आपको बताना है। क्लियर हो क्वेश्चन? तो सर ये फिर किसके अकाउंट में होगा? हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर क्या है, अभी अगर मैं 19 के स्टार्टिंग में देखूं तो किसका जो जो भी कैपिटल है बिजनेस का, वहां पे किसका कितना पार्ट है वो हमें पहले देखना है। ठीक है, तो वैभव ने पहले जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है वो 5 लाख रुपए में, लेकिन इनको फर्स्ट ईयर लॉस हो गया 2 लाख रुपए का, तो इनका अभी कैपिटल कितना बचा 3 लाख रुपए 1 अप्रैल 19 को। ये तो क्लियर है ना। उसके बाद मिस जो भी इनकी वाइफ है इन्होंने 5 लाख रुपए गिफ्ट किया। ठीक है, वो भी हम लोग ये मानेंगे कि उनका कैपिटल में कंट्रीब्यूशन है। तो अभी हम लोग 1 अप्रैल 19 की बात करें तो वहां पे जो कैपिटल मिस्टर वैभव का है वो 3 लाख रुपए और इनकी वाइफ का जो कैपिटल है पार्टिसिपेशन कैपिटल में वो है 5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ना। अभी ये है कि ये देखना है कि 4 लाख रुपए जो प्रॉफिट हो रहा है जो भी फाइनेंशियल ईयर 1920 में, वो किसके अकाउंट में टैक्सेबल है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि आपका कैपिटल शेयर कितना है। ठीक है, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कैपिटल टोटल 8 लाख रुपए है उसमें मिस्टर वैभव का कितना पार्ट है और मिसेस वैभव का कितना पार्ट है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3/2 इसलिए किया गया क्योंकि जो है टोटल आपका जो भी कैपिटल है 8 लाख रुपए है। ठीक है, उसमें से 3 लाख वैभव का है और उसकी वाइफ का 5 लाख। ये तो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना।
यस सर। सर कैलकुलेशन तो समझ में आ रही है, लेकिन आप भी आपने कहा था कि मिस्टर वैभव के अकाउंट में जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे लिखा है कि मिसेस उसकी वाइफ के साथ जाएगा। नहीं, मैंने ये बोला कि मिस्टर वैभव के अकाउंट में भी जाएगा, मिसेस वैभव की जाएगा। ठीक है, जितना कैपिटल है जिसका, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ देखो केस ही चेंज हो गया ना। यहाँ पे क्या है, आपको कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि वो जो वाइफ है वो पार्टनर बन गई उस ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से अभी उसको प्रॉफिट में शेयरिंग देखेंगे, जितना कैपिटल में उसका शेयर है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो सर जिसका जिसका है वो मतलब 2,50,000। नहीं वो इसलिए क्लियर है। अभी अभी सपोज हस्बैंड वाइफ हटा देते हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी दो लोग हैं, एक कोई बिजनेस है, ठीक है, उसमें से 3 लाख रुपए मिस्टर ए ने दिया,